अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सैगल मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे हम सैगल मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे। सैगल मैट्रिक्स किस तरह बनता है ग्राफ का हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन देखनी है सैगल मैट्रिक्स की, देन आप एग्जांपल में देखेंगे कि गिवन ग्राफ का सैगल मैट्रिक्स कैसे बनाना है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द सैगल मैट्रिक्स इज़ इंट्रोड्यूस बाय आइवन गुथमान। आइवन गुथमान ने सैगल मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। द सैगल मैट्रिक्स ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ जी इज़ डिफाइंड एज, किसी भी कनेक्टेड ग्राफ का सैगल मैट्रिक्स किस तरह डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि इसे डिनोट किया जाता है एस ऑफ जी आई जे। आई जे हमारे पास जो है वो दो वर्टिसेस हैं जिन्हें हम आई जे से डिनोट कर रहे हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ आई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है नंबर ऑफ जे से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ आई हमारे पास क्या है। नंबर ऑफ आई हमारे पास है नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ जी, जी की नंबर ऑफ वर्टिसेस विच आर क्लोजर टू वर्टेक्स आई देन टू जे, जो आई के ज़्यादा करीब होंगे जे की निस्बत। नेक्स्ट हमारे पास एन जे क्या है, एन जे हमारे पास है नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ जी विच आर क्लोजर टू जे देन टू आई, आई की निस्बत जे के ज़्यादा करीब होंगे। और हमारे पास यहाँ पे एक नोट है इस डेफिनेशन में कि I इज़ ऑलवेज क्लोज़र टू J एंड J इज़ ऑलवेज क्लोज़र टू I, कि I जो है वो हमेशा J के करीब होगा और J जो है वो हमेशा I के करीब होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास सैगल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसे एग्जाम्पल में कि हम गिवन ग्राफ का सैगल मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। जैसे ही आपको एग्जाम्पल की समझ आएगी आपको डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद आपकी हेल्प कर सकूँ और आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। गिवन ग्राफ हमारे पास एक ट्री ग्राफ है, ठीक है। तो हम इसका जो है सैगल मैट्रिक्स ड्रा करेंगे। तो सैगल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है कि हमारे पास दो वर्टिसेस हमने लेने हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर हम 1 से 2 वर्टिस लें, ठीक है, तो ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास जे है। तो जब हमने एन आई काउंट करने हैं तो हमने देखना है कि हमारे पास 2 की निस्बत आई के करीब जो है कितने वर्टिसेस हैं। और जब हमने जे के लिए देखना है तो हमने ये देखना है कि जे के करीब जो है आई की निस्बत जे के करीब कितने वर्टिसेस हैं, और देन हमने उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन ग्राफ है उसके 8 वर्टिसेस हैं। अगर हमारे पास 8 वर्टिसेस हैं और हमने जो है वो मैट्रिक्स बनाना है तो 8 बाई 8 का हमारे पास ये मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो डायगोनल टर्म्स होंगी वो हमारे पास यहाँ पे 0 आएंगी। अगर 1 से 1 के लिए हम देखेंगे तो हमारे पास 0 है, 2 से 2 के लिए देखेंगे 0 है, एंड हमारे पास 3 से 3 0 है, 4 से 4 हमारे पास 0 है, 5 से 5 0 है, एंड देन 6 से 6 0 है, 7 से 7 0 है, एंड 8 से 8 0 होगा हमारे पास। क्योंकि अगर हम ग्राफ में देखें तो हमारे पास 1 से 1 कोई भी एज नहीं है। अगर हम 2 से देखें तो 2 से 2 तो कोई हमारे पास एज नहीं है, इसलिए हमारे पास इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल टर्म आएगी वो क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें 1 से 2 हमारे पास जो है वो क्या टर्म आएगी, तो इसका क्या मेथड है सैगल मैट्रिक्स में, वो यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे बाय डेफिनेशन हम लिखेंगे एन आई एन जे इज इक्वल है एन आई क्रॉस एन जे। ठीक है, तो अगर हम 1 से 2 के लिए देख रहे हैं 1 से 2, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 से 2 क्या डायरेक्ट एज है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 से 2 एक डायरेक्ट एज बन रहा है। ठीक है, इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो 1 है ये हमारे पास आई है, ठीक है, और ये हमारे पास जे है, आई और ये हमारे पास क्या है, जी। अब हमने देखना है कि हमारे पास 1 के करीब कितने वर्टिसेस हैं, 2 की निस्बत 1 के ज़्यादा करीब हों। वो वर्टिसेस जो 2 की निस्बत 1 के ज़्यादा करीब हों वो कितने वर्टिसेस हैं। तो इस ग्राफ में अगर आप नोट करें तो हमारे पास 1 के करीब 2 है,
ठीक है, हमारे पास सिर्फ 1 के करीब 2 है। उसके अलावा बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं वो 2 के ज़्यादा करीब हैं 1 की निस्बत, 1 की निस्बत 2 के ज़्यादा करीब है। तो 1 के करीब हमारे पास एक ही वर्टिस है, वो है 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 जो वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस ये हमारे पास 1 के ज़्यादा करीब है 2 की निस्बत, और बाकी सारे वर्टिसेस हमारे पास जो है वो 2 के ज़्यादा करीब है 1 की निस्बत। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक वर्टिसेस काउंट होगा NI में। एंड देन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे J के लिए अगर हम देखें, हमारे पास 2 वर्टिसेस के करीब कितने वर्टिसेस हैं 1 की निस्बत, तो 1 की निस्बत 2 के करीब ये सारे वर्टिसेस हैं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 2 के करीब हमारे पास 7 है, 3 है, 4 है, 8 है, 5 है, 6 है। ये 1 की निस्बत 2 के ज़्यादा करीब है, ये 1 के करीब नहीं है, 2 के करीब ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए ये 2 वाली यानी J वाली टर्म में काउंट होंगे ये वर्टिसेस। उसके अलावा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 2 के करीब 1 है, ठीक है। तो ये 1 भी काउंट होगा और बाकी सारे वर्टिसेस भी काउंट होंगे। जैसा कि मैंने नोट में कहा था कि I जो है वो हमेशा क्लोज होगा J के, और J जो है वो हमेशा क्लोज होगा I के, इसलिए ये भी वर्टिस काउंट होगा इसमें। तो अगर हम J के लिए देख रहे हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस जो I की निस्बत J के ज़्यादा करीब हैं, तो हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसे वर्टिसेस हैं जो 2 के ज़्यादा करीब हैं 1 की निस्बत। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस I के लिए आ जाएगा 1 और एंड J के लिए 7 वर्टिसेस आ जाएंगे जो 1 की निस्बत 2 के ज़्यादा करीब हैं, और हमारे पास 1 के करीब जो है वो 2 है 2 की निस्बत, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास काउंट होंगे कि हमारे पास एक वर्टिस ये है मल्टीप्लाई बाय 7 वर्टिसेस, बाकी 7 वर्टिसेस हैं, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो हमारे पास N1 और 2 के लिए N1 2 के लिए हमारे पास आ जाएगा 1 × 7 = 7। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में हमारे पास 1 से 2 जो है वो 7 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 1 से 3 के लिए देखें, 1 से 3 के लिए देखें ग्राफ में, तो 1 से 3 के लिए डायरेक्ट एज नहीं है। अगर हमारे पास 1 से 3 के लिए डायरेक्ट एज ही नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अगर 1 से 4 के लिए हम देखें तो हमारे पास डायरेक्ट एज नहीं है तो हम 0 लगाएंगे। हमारे पास 1 से 5 के लिए भी 0 आएगा, 1 से 6 के लिए 0 आएगा, 1 से 7 के लिए 0 आएगा, 1 से 8 के लिए 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आप देख लें हमारे पास 2 से 1 के लिए क्या आएगा। अगर 1 से 2 के लिए 7 है तो 2 से 1 के लिए भी 7 ही आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास हो जाएगा 2 1, ठीक है। तो 2 1 के लिए हमारे पास 2 में 7 आ जाएगा, और 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 1 में हमारे पास 1 आ जाएगा, एंड देन 7 × 7। तो यहाँ पे हमारे पास 2 1 के लिए भी 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 2 से 3। अब हमने 2 से 3 के लिए देखना है कि हमारे पास क्या टर्म आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से 3 डायरेक्ट एज है, तो ग्राफ में हमारे पास डायरेक्ट एज मौजूद है 2 से 3 के लिए। तो अब हम 2 से 3 के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली हम 2 से 3 के लिए भी क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि N2 3, इसके लिए हमने देखना है तो यहाँ पे N2 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई N3 आ जाएगा। नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ 2 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ 3। 3 के लिए नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो ग्राफ में कितने हैं, और 2 के लिए नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, एंड देन उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, एंड देन यहाँ पे हम मैट्रिक्स में क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे जी। तो सबसे पहले हमने ये किया कि 2 के करीब 3 की निस्बत 2 के करीब कितने वर्टिसेस हैं। तो 2 के करीब हमारे पास 7 जो है वो 2 के ज़्यादा करीब है 3 की निस्बत। और अगर हम 1 की बात करें तो 1 भी 2 के ज़्यादा करीब है 3 की निस्बत। उसके अलावा 2 के करीब 3 भी आएगा। तो वो जो जैसे हम कहते हैं कि 2 जो है वो ऑलवेज़ क्लोज होगा 3 की, और 3 जो है वो ऑलवेज़ क्लोज होगा I के, तो इसलिए 3 भी काउंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो 2 है उसके करीब क्या है 7 1 एंड 3। तो 3 ऐसे वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस हैं जो कि इसके ज़्यादा करीब है, 2 के ज़्यादा करीब है 3 की निस्बत। और अगर हम 3 के लिए देखें तो 3 के करीब 4 है, 3 के करीब 8 है, ये 2 की निस्बत 3 के ज़्यादा करीब है, और 5 भी ज़्यादा करीब है 3 के, एंड हमारे पास 6 भी जो है वो 3 के करीब है 2 की निस्बत। इसलिए हमारे पास 3 में काउंट होंगे 1 2 3 एंड 4 एंड 5 वर्टिसेस हमारे पास इसमें काउंट होंगे।
5 ऐसे वर्टिसेस हैं जो 3 के ज़्यादा करीब हैं 2 की निस्बत, और 3 ऐसे वर्टिसेस हैं जो 2 के ज़्यादा करीब है 3 की निस्बत। तो देन हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 15। तो यहाँ पे हमारे पास 15 एंड हमारे पास आंसर यहाँ पे आएगा 50। इसी तरह आपने फाइंड करते जाना है बाय दिस फार्मूला एंड यहाँ पे लिखते जाना है मैट्रिक्स में। अब अगर हम देखें 2 से 4, तो 2 से 4 तो हमारे पास डायरेक्ट एज नहीं है, तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर हम 2 से 5 देखें तो डायरेक्ट एज नहीं है। अगर हम 2 से 6 देखें तो हमारे पास डायरेक्ट एज नहीं है। 2 से 7 नहीं है, नहीं, यहाँ पे हमारे पास 2 से 7 तो डायरेक्ट एज है ग्राफ में। अगर 2 से 7 हमारे पास डायरेक्ट एज है तो हम 2 से 7 के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो 2 से 7 के लिए स्टूडेंट्स आप देख लें कि हमारे पास 2 के करीब 1 है, उसके अलावा 2 के करीब 3 है, 7 की निस्बत 2 के ज़्यादा करीब है। उसके अलावा अगर हम बाकी वर्टिसेस को देखें तो बाकी वर्टिसेस हमारे पास 2 के ज़्यादा करीब हैं 7 की निस्बत। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 के ज़्यादा करीब हैं 7 की निस्बत, इसलिए हमारे पास 2 जो वर्टिस है उसके लिए कितने वर्टिक्स काउंट होंगे, उसके लिए 7 वर्टिसेस काउंट होंगे, और जो 7 है उसके लिए सिर्फ एक ही वर्टिस काउंट होगा। तो अगर ये बात है कि n इज़ इक्वल टू 2 7 के लिए अगर हम देख रहे हैं तो n2 मल्टीप्लाई बाय n7, तो ये 2 के लिए 7 वर्टिसेस काउंट होंगे, और n1 के लिए हमारे पास 1 वर्टिस काउंट होगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 7 आएगा। ठीक है। अगर हम 2 से 8 देखें तो 2 से 8 हमारे पास डायरेक्ट एज ही नहीं है, तो हम इसके लिए फाइंड नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आप लोगों ने नेक्स्ट फाइंड कर लेना है 3 से 2। यहाँ पे हमारे पास 3 से 1 हमारे पास डायरेक्ट एज नहीं है, तो 0 आ जाएगा। 3 से 2 अगर हम देखें तो हमारे पास डायरेक्ट एज है, तो 2 से 3 के लिए 15 है, तो 3 से 2 के लिए क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 3 से 4 देखें तो 3 से 4 हमारे पास डायरेक्ट एज है, तो इसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 से 4 हमारे पास आ जाएगा 15। ये आप लोगों ने फाइंड कर लेना है। अगर आप लोगों को कहीं से समझ नहीं आई तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो नेक्स्ट हमने 3 से 5 देखना है, तो 3 से 5 हमारे पास डायरेक्ट एज नहीं है। उसके अलावा हमारे पास 3 से 6 हमारे पास डायरेक्ट एज नहीं है। 3 से 7 डायरेक्ट एज नहीं है, हम फाइंड नहीं कर सकते। 3 से 8 हमारे पास डायरेक्ट एज मौजूद नहीं है। नेक्स्ट जी 4 से 1 हमारे पास डायरेक्ट एज नहीं है। 4 से 1 0, यहाँ पे देखिए 4 से 1 हमारे पास एक डायरेक्ट एज नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे 0 लगा रहे हैं। 4 से 2 अगर हम देखें तो हमारे पास डायरेक्ट एज नहीं है। 4 से 3 हमारे पास डायरेक्ट एज है, तो 4 से 3 से 4 15 है, तो 4 से 3 भी 15 आएगा। एंड देन 4 से 5 हमारे पास डायरेक्ट एज है, तो 4 से 5 के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो 4 से 5 हमारे पास आ जाएगा 12। एंड 4 से 6 हमारे पास डायरेक्ट एज नहीं है। 4 से 7 डायरेक्ट एज नहीं है। 4 से 8 डायरेक्ट एज नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप लोगों ने ऑल टर्म्स को फाइंड कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट होता है। तो इसी तरह आप लोगों ने सेगल मैट्रिक्स कंप्लीट करना है। ये हमारे पास सेगल मैट्रिक्स बनाने का मेथड था कि गिवन ग्राफ देखना है जो कि कनेक्टेड ग्राफ होगा, देन 2 वर्टिसेस सिलेक्ट करने हैं, 1 से 2 के लिए देखना है। तो हमने क्या देखना है, हमने ये करना है कि 2 के करीब कितने वर्टिसेस हैं 1 की निस्बत जो 2 के ज़्यादा करीब होंगे वो वर्टिसेस हमने काउंट करने हैं। और हम 1 के लिए देखें तो हमने कहना है कि 1 के करीब कितने वर्टिसेस हैं 2 की निस्बत, एंड देन उनको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है, एंड देन हम मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। तो इस तरह हम सेगल मैट्रिक्स जो है वो ड्रा कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।